Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा क्या होता है, किस तरह से मार्केट पे इसका इम्पैक्ट होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जिनको आपको रिसर्च करना होता है, तो ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ऐसा समझो कि डेटा क्या होता है और मार्केट में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेटा ना बेसिकली मार्केट में रिजल्ट्स का काम करते हैं जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि मार्केट की ग्रोथ यानी इकोनॉमी की ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है। जो भी सरकार काम करती है उसका एक रिपोर्ट का डेटा के रूप में प्रेजेंट होता है और उस डेटा को हम रिसर्च करते हैं ये जानने के लिए कि मार्केट में मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, देश की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है, राइट। अब इसी को मार्केट में एक इंपॉर्टेंट आउटकम मान के मार्केट रिएक्शन देती है, ठीक है। अब ऐसा समझो कि आप पूरे साल मेहनत करते हो, पूरे साल जब मेहनत करते हो तो एग्जाम देते हो, एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट तय करता है ना कि आपने पूरे साल एग्जाम में क्या किया है। तो ठीक उसी तरह से डेटा बताएगा कि जो सरकार है देश की वो कितना अच्छे से काम कर रही है, हमारी इंडस्ट्री कितने अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें डेटा के रूप में मार्केट में रिलीज होती हैं और इसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। अब यहां पर बहुत सारे देश हैं दुनिया में, आपको जैसा हमने शुरुआत में हमने डिस्कशन किया था, बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम दो डेटा की बात करेंगे, एक यूएसए का डेटा और एक इंडिया का डेटा, ठीक है। हमारे लिए ये दो कंट्री के डेटा इंपॉर्टेंट है और समहाउ एक डेटा हम देखेंगे चाइना का भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के डेटा की। अब देखो, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। जीडीपी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना, इसका मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। अब पहले तो ये समझते हैं जीडीपी क्या होता है। अब आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश का एक साल में देश ने कितना वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया और उसकी फाइनल वैल्यू क्या थी, उसे हम जीडीपी कहते हैं। यानी हमारे देश भारत में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण होगा उसका जो फाइनल वैल्यू होगी उसको हम जीडीपी बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जीडीपी 100 रुपए था पिछले साल, इस साल हमारा जीडीपी हो गया 110 रुपए। तो हमारे जीडीपी में कितना राइज आ गया, 10% का या 10 रुपीज का। अब यहां पर हमारी जीडीपी प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, आपको कैसे पता चलेगा। प्रोग्रेसिव है क्योंकि यहां पे जीडीपी 10% से बढ़ रही है ना। अब मान लो कि 100 रुपए से अगर जीडीपी 101 रुपए भी हुआ होता तब भी तो वो इंक्रीज ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर अगर 100 रुपए से 99 रुपए हो जाता तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब पहले तो ये समझ लो कि जब देश का विकास होता है ना, तो विकास होना इंपॉर्टेंट होता है, कितना हो रहा है वो तो बात की बात है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज कि मार्केट ये देखना चाहता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, तो जब भी जीडीपी बढ़ के आता है मार्केट इसे पॉजिटिवली लेता है और जब भी ये गिर के आता है तो मार्केट इसे नेगेटिव लेता है। तो जीडीपी का बढ़ना अच्छा माना जाता है।
अब जीडीपी ही क्यों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है? अगर हम इसको समझें तो हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी है ना, उसमें दो तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। देखो हमारे यहां पर जो लिस्टेड कंपनीज है ना, जो लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे 7000 प्लस कंपनीज, ये जीडीपी में ना लगभग अप्रोक्स 80% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। तो समझो कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है? इन 7000 कंपनीज की ग्रोथ। अगर यहां पर ग्रोथ हो रही है तभी तो जीडीपी बढ़ रहा है। अब तुम स्टॉक मार्केट की बात करते हो, तो स्टॉक मार्केट की जब ग्रोथ होती है तो ही तो FIIs आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तुम लोग भी इन्वेस्ट करते हो तभी जब ग्रोथ होती है। तो जीडीपी क्यों सबसे इंपॉर्टेंट डेटा माना जाता है? क्योंकि जीडीपी से ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो कितनी ग्रोथ कर रही हैं। और जब भी जीडीपी की ग्रोथ होगी, ये मान लिया जाएगा कि हमारे देश की भी ग्रोथ हो रही है और स्टॉक मार्केट की उन कंपनीज की भी ग्रोथ हो रही है जो लिस्टेड है। अब अगर जीडीपी गिर रहा है तो इसका मतलब है ये लिस्टेड कंपनियों की परफॉर्मेंस भी गिर रही है। तो जब परफॉर्मेंस गिर रही है तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? आ रहा समझ में? तो जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया? अब ये जीडीपी ना क्वार्टरली रिलीज होने वाला डेटा है, हर क्वार्टर में रिलीज होता है। दूसरा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, देश में कोल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ये सारे डेटा ना इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये भी समहाउ आपको बता रहा है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है और इसका बढ़ना भी अच्छा माना जाएगा। ये मंथली बेसिस पर आने वाला डेटा है। इस डेटा में ये पता चलता है कि देश में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो कितनी हो रही है, हमारे देश में कोल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितनी हो रही है। और अगर ये डेटा बढ़ के आता है तो ये अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इसका बढ़ना, IIP का बढ़ना अच्छा माना जाएगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन को हम दो रूप में देखते हैं, एक तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो CPI है ना, ये जो CPI है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये बताता है कि देश में महंगाई यानी खुदरा महंगाई, रिटेल महंगाई कितनी है, और ये होलसेल महंगाई के बारे में बताता है। अब देखो एक चीज समझो, महंगाई का होना कभी भी बुरा नहीं माना जाता, पर महंगाई का एक हद से ज्यादा होना बुरा माना जाता है। अब समझो कि एक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI हम जिसे कहते हैं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसका एक बेंचमार्क होता है। इन्फ्लेशन का ना एक बेंचमार्क है, और ये बेंचमार्क कितना हो सकता है, ये हर साल वो तय करते हैं। अभी ये 6% है, ठीक है, और ये रिवाइज किया जाता है, अपग्रेड डाउनग्रेड किया जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी बताता हूं, अब ये 6% का है। तुमने देखा है कि लोगों को फीवर आता है 99, 100, 101, 102, पर पैनिक वाली सिचुएशन कब होती है? 104 के बाद पैनिक वाली सिचुएशन है कि भाई नहीं कंट्रोल होगा, दिमाग पे ना चढ़ जाए। ये तुम्हें बता दिया गया है कि ये बेंचमार्क है, इतना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो उसके बाद होगी ना अगर ये होगा तो हमेशा ध्यान रखो, RBI बेंचमार्क को जब इन्फ्लेशन क्रॉस करती है तो RBI हरकत में आता है और RBI इसको रिड्यूस करने के स्टेप लेता है। उससे पहले RBI को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि RBI को ये पता है कि इतनी इन्फ्लेशन होने वाली है। अब सोचो कि अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ जाए, 6.5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो RBI इसे कंट्रोल कैसे करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाकर।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने बताया था, जब भी इवेंट में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी बढ़ेगा वो मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से तय होता है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा या बढ़ाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो मार्केट पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट आना है। तो आ रहा है ना समझ में? तो ये इन्फ्लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये मंथली बेसिस पर डेटा। अब ये 3 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है,